हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस डिटेल्ड सेशन में। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं। इट्स सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट, क्वालिटेटिव वीएस क्वांटिटेटिव। सिंपल भाषा में समझाता हूँ। किसी भी कंपनी में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे मेजर करें और कैसे कंट्रोल करें, इसके दो मुख्य तरीके होते हैं। एक तरीका है क्वालिटेटिव सिनेरियो बेस्ड, दूसरा है क्वांटिटेटिव न्यूमेरिक बेस्ड। हम देखेंगे कि बेस्ट इन क्लास प्रोग्राम बनाने के लिए कौन सा तरीका चुनना चाहिए। याद रखिए, सिर्फ टेक्निकल कंट्रोल्स काफी नहीं होते। फिजिकल कंट्रोल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स और टेक्निकल कंट्रोल्स तीनों को कवर करना बहुत जरूरी है। रिस्क का बेसिक फॉर्मूला है रिस्क इक्वल्स इम्पैक्ट गुना प्रोबेबिलिटी और पूरी मेथोडोलॉजी CIA ट्रायड पर बेस्ड है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। ISO 27001, NIST SP 800-26 और SOC 2 स्टैंडर्ड्स को भी ध्यान में रखा गया है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव समरी समझ लेते हैं। मेथोडोलॉजी चुनना फाउंडेशनल है, मतलब प्रोग्राम की नींव यहीं से पड़ती है। बेस्ट इन क्लास ऑर्गेनाइजेशंस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों मेथड्स को साइड बाय साइड चलाते हैं, एक को छोड़कर दूसरे को नहीं अपनाते। हमारी क्लियर रिकमेंडेशन है, हाइब्रिड रिस्क असेसमेंट अपनाओ। क्वालिटेटिव सिनेरियोज से रिस्क एपेटाइट समझो और एम्प्लॉइज में अवेयरनेस बढ़ाओ। क्वांटिटेटिव मेथड से एनुअलाइज्ड लॉस एक्सपेक्टेंसी निकालो ताकि कॉस्ट बेनिफिट क्लियर हो। और ये असेसमेंट एक बार करके मत छोड़ो। इंफॉर्मेशन एसेट के पूरे लाइफ साइकिल में कंटिन्यूअसली रीरन करते रहो। अब 5 बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स देखते हैं जो मेथोडोलॉजी चॉइस को शेप करते हैं। फाइंडिंग E1, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों अलग अलग क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। कोई एक मेथड यूनिवर्सली सुपीरियर नहीं है। बेस्ट प्रोग्राम्स दोनों को कंबाइन करते हैं। डिसीजन अडॉप्ट हाइब्रिड ओनर CISO और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिस। फाइंडिंग E2, रिस्क इक्वल्स इम्पैक्ट गुना प्रोबेबिलिटी या फ्रीक्वेंसी। यही यूनिफाइंग फॉर्मूला है दोनों मेथड्स के पीछे। हर सेफगार्ड पर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके डिसाइड करते हैं, एक्सेप्ट, ट्रांसफर, मिटिगेट या अवॉइड। डिसीजन फॉर्मूला को स्टैंडर्डाइज करो। ओनर रिस्क कमिटी, क्वार्टरली। फाइंडिंग E3, रोबस्ट रिस्क असेसमेंट में तीनों कंट्रोल डोमेन्स बराबर डेप्थ में कवर होने चाहिए। फिजिकल, एनवायरनमेंटल, एडमिनिस्ट्रेटिव, मैनेजमेंट और टेक्निकल। डिसीजन क्रॉस फंक्शनल टीम बनाओ। इट जोड़ फैसिलिटीज जोड़ HR। फाइंडिंग E4, रिस्क असेसमेंट कंटिन्यूअसली चलनी चाहिए। नया वेंडर ऑनबोर्ड होते ही या नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट होते ही रिस्क इंस्टेंटली आ जाता है। सिक्योरिटी गैप दिखे, कंट्रोल चेंज हो या थर्ड पार्टी रिलेशनशिप शुरू खत्म हो, तुरंत रीरन करो। डिसीजन रिस्क असेसमेंट को प्रोडक्ट क्वालिटी की तरह ट्रीट करो। ओनर रिस्क मैनेजमेंट टीम, क्वार्टरली जोड़ इवेंट ड्रिवन। फाइंडिंग E5, हर रिस्क को मिटिगेट करना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता। लो प्रोबेबिलिटी लेकिन हाई इंपैक्ट वाले टेल रिस्क्स जैसे AWS सर्विस डिसकंटिन्यू होना को अक्सर एक्सेप्ट कर लिया जाता है। कुछ रिस्क्स को इंश्योरेंस या वेंडर डाइवर्सिफिकेशन से ट्रांसफर कर दिया जाता है। डिसीजन हर रिस्क के लिए 4 ऑप्शंस में से एक चुनो, एक्सेप्ट, अवॉइड, ट्रांसफर, मिटिगेट। ये 5 फाइंडिंग्स याद रखना बहुत जरूरी है। दोनों मेथोडोलॉजीज का अल्टीमेट गोल सेम है, साइबर रिस्क आइडेंटिफाई करना, उसके सोर्सेस समझना और उसे एक्सेप्टेबल लेवल तक मिटिगेट करना। शुरुआत भी दोनों की सेम होती है। पहले इन्वेंटरी बनाते हैं, कौन कौन से इंफॉर्मेशन एसेट्स हैं, कौन से प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस हैं, कौन से पर्सनल इन्वॉल्व्ड हैं और इनमें से सबसे ज्यादा रिस्क किन से है। फर्क सिर्फ इस बात में है कि वो क्वेश्चंस का जवाब कैसे देते हैं। मेथड 0, एक क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस, सिनेरियो बेस्ड, नेचर, सब्जेक्टिव आउटपुट, सेवेरिटी बैंड्स, लो, मीडियम, हाई, क्रिटिकल, कॉम्प्लेक्सिटी। लो, कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं। ये मेथड थ्रेट वल्नरेबिलिटी सिनेरियोज लेकर व्हाट इफ वाले क्वेश्चंस पूछता है। फायदे, एसेट की मॉनेटरी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए रेप्यूटेशन और कस्टमर गुडविल जैसे इंटेंजिबल एसेट्स के लिए बहुत यूजफुल है। थ्रेट फ्रीक्वेंसी को क्वांटिफाई करने की जरूरत नहीं, इसलिए नॉन सिक्योरिटी और नॉन टेक्निकल स्टाफ भी आसानी से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नुकसान, असेसमेंट की क्वालिटी पूरी तरह टीम की एक्सपर्टीज पर डिपेंड करती है। रिजल्ट्स सब्जेक्टिव होते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फॉर्मल तरीके से नहीं होता। मेथड 0, 2 क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस, न्यूमेरिक लेड, नेचर, ऑब्जेक्टिव आउटपुट, मॉनेटरी वैल्यू और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हाई, अच्छी डेटा की जरूरत पड़ती है। ये मेथड हर कंपोनेंट को नंबर देता है, एसेट वैल्यू, थ्रेट फ्रीक्वेंसी, सेफगार्ड इफेक्टिवनेस, अनसर्टेनिटी और प्रोबेबिलिटी।
ये उन क्वेश्चंस का जवाब देता है जो मैनेजमेंट पूछती है। डेटा ब्रीच में हमें कितना नुकसान होगा? कितने घंटे ऑफलाइन रहने के बाद इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान एक्टिवेट करना चाहिए? फायदे रिजल्ट्स मैनेजमेंट की भाषा में आते हैं, पैसे और प्रोबेबिलिटी में। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सीनियर मैनेजमेंट हाई रिस्क एक्टिविटीज को पहले मिटिगेट कर पाती है। नुकसान बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ऑटोमेटेड सिक्योरिटी मैनेजमेंट टूल और नॉलेज बेस के बिना प्रॉपर्ली काम नहीं करता। पर्सनल लेवल जैसे अवेयरनेस ट्रेनिंग पर कम फोकस रहता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस कंपैरेटिवली सिंपल होता है। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस नहीं होते, लेकिन टीम की एक्सपर्टीज बहुत मायने रखती है। प्रोसेस ये है, अलग अलग थ्रेट वल्नरेबिलिटी सिनारियोज लेकर पूछा जाता है, व्हाट इफ ये सिनेरियो प्ले आउट हो जाए? फिर सेवेरिटी को डिस्क्रिप्टिव बैंड्स में रेट किया जाता है। सेवेरिटी स्केल 5 बैंड्स, नेग्लिजिबल कोई रियल इम्पैक्ट नहीं, सिर्फ रूटीन नॉइस। माइनर लोकलाइज्ड इम्पैक्ट टीम खुद हैंडल कर लेती है। मॉडरेट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट अटेंशन देने की जरूरत है। हाई मेजर लॉस होने की संभावना, जल्दी मिटिगेट करो। क्रिटिकल सिवियर इम्पैक्ट इमीडिएट एक्शन जरूरी। 4 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। सिनेरियो एक क्रिटिकल, एक वेंडर जिसका सोक 2 एश्योरेंस है, उसका डेटा ब्रीच हो जाता है और कस्टमर पी लीक हो जाती है। क्यों क्रिटिकल? क्योंकि कस्टमर ट्रस्ट एक इंटेंजिबल एसेट है। इसे पैसे में वैल्यू करना मुश्किल है, लेकिन खोने पर बहुत बड़ा नुकसान होता है। साथ में रेगुलेटर मैंडेटेड डिस्क्लोजर भी ट्रिगर होता है। सिनेरियो बी हाई स्पेयर फिशिंग ईमेल से फाइनेंस टीम को धोखा देकर वायर ट्रांसफर फ्रॉड हो जाता है। लाइक्लीहुड हाई होती है। इम्पैक्ट स्टोलन अमाउंट पर डिपेंड करता है। अवेयरनेस ट्रेनिंग से लाइक्लीहुड कम की जा सकती है। सिनेरियो सी मॉडरेट किसी सॉफ्टवेयर में सीवीई लिस्टेड वल्नरेबिलिटी पब्लिकली डिस्क्लोज हो जाती है और एक्सप्लॉइट भी पब्लिक हो जाता है। एक्चुअल रिस्क पैच केडेंस और एसेट इन्वेंटरी पर डिपेंड करता है। सिनेरियो डी माइनर लॉकहीड बैज रीडर 1 घंटे के लिए ऑफलाइन हो जाता है शिफ्ट चेंज के दौरान। फिजिकल कंट्रोल का गैप छोटा है और कॉम्पनसेटिंग मेजर मैनुअल साइन इन ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए माइनर। क्वालिटेटिव मेथड अवेयरनेस बढ़ाने और नॉन टेक्निकल लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए बहुत पावरफुल है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस पूरी तरह ऑब्जेक्टिव होता है। रिजल्ट्स मैनेजमेंट की भाषा में आते हैं ताकि सही डिसीजन लिया जा सके। ये मेथड सब्जेक्टिविटी को काफी हद तक कम कर देता है क्योंकि हर चीज को नंबर दिया जाता है। 5 एलिमेंट्स जिन्हें क्वांटिफाई किया जाता है। एसेट वैल्यू, रिप्लेसमेंट कॉस्ट जोड़ उस डेटा की बिजनेस वैल्यू। थ्रेट फ्रीक्वेंसी, एनुअलाइज्ड रेट ऑफ अकरेंस, एरो, साल में कितनी बार थ्रेट इवेंट हो सकता है। सेफगार्ड इफेक्टिवनेस, हर कंट्रोल कितना लॉस बचाता है। एक्सपोजर रिडक्शन, अनसर्टेनिटी, हर इनपुट के आसपास कॉन्फिडेंस इंटरवल। न्यूमेरिक रेंज, प्रोबेबिलिटी, असेसमेंट विंडो के अंदर इवेंट होने की संभावना। मैनेजमेंट के 2 क्लासिक क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, डेटा ब्रीच में हमें कितना नुकसान होगा? आंसर आता है एनुअलाइज्ड लॉस एक्सपेक्टेंसी, आले फॉर्मूला। एसेट वैल्यू गुना एक्सपोजर फैक्टर गुना एनुअलाइज्ड रेट ऑफ अकरेंस। यही फॉर्मूला बजट कॉन्वर्सेशन को ड्राइव करता है। क्वेश्चन 2, कितने घंटे ऑफलाइन रहने के बाद इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान एक्टिवेट करना चाहिए? इसे क्लॉक आवर्स में एक्सप्रेस किया जाता है और रेवेन्यू इम्पैक्ट से जोड़ा जाता है। इससे रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव RTO सेट होता है। लिमिटेशंस जरूर याद रखें, कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। प्रीलिमिनरी डेटा कलेक्शन बहुत जरूरी है। पर्सनल लेवल कंट्रोल्स जैसे सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग पर कम फोकस रहता है। ऑटोमेटेड टूल और नॉलेज बेस के बिना हिस्टोरिकली अच्छी तरह काम नहीं करता। दोनों मेथड्स के रियल स्ट्रेंथ्स और रियल लिमिटेशंस है। कोई एक अकेला विनर नहीं बन सकता, इसीलिए बेस्ट इन क्लास ऑर्गेनाइजेशंस हाइब्रिड अप्रोच अपनाते हैं। क्वालिटेटिव मेथड प्रोज बहुत सिंपल है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं। इंटेंजिबल एसेट्स, रेप्यूटेशन, कस्टमर गुडविल के लिए बहुत यूजफुल। थ्रेट फ्रीक्वेंसी क्वांटिफाई करने की जरूरत नहीं। नॉन सिक्योरिटी और नॉन टेक्निकल स्टाफ आसानी से शामिल हो सकते हैं। कॉन्स सब्जेक्टिव है, पूरी क्वालिटी टीम की एक्सपर्टीज पर डिपेंड करती है। मॉनेटरी वैल्यू समझने में लिमिटेड एफर्ट लगता है। रिस्क मिटिगेशन टेक्निक्स का फॉर्मल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं होता। क्वांटिटेटिव मेथड प्रोज ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है। रिजल्ट्स मैनेजमेंट की भाषा में आते हैं, पैसे जोड़ प्रोबेबिलिटी, एसेट वैल्यूज और मिटिगेशन ऑप्शंस अच्छी तरह समझ आते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हेविली यूज होता है, इसलिए हाई रिस्क एक्टिविटीज पहले मिटिगेट होते हैं। कॉन्स कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग। ऑटोमेटेड सिक्योरिटी मैनेजमेंट टूल की जरूरत पड़ती है। प्रीलिमिनरी डेटा कलेक्शन कंपलसरी है। पर्सनल लेवल पर फोकस कम रहता है। अवेयरनेस ट्रेनिंग ओवरलुक हो सकती है।
हाइब्रिड अप्रोच इन दोनों के अंधे बिंदुओं, ब्लाइंड स्पॉट्स, को काफी हद तक कम कर देता है। रिस्क का सबसे बेसिक और यूनिवर्सल फॉर्मूला है रिस्क इक्वल्स इम्पैक्ट गुना प्रोबेबिलिटी। दोनों मेथडोलॉजीज इसी फॉर्मूला को हीट मैप के थ्रू कम्युनिकेट करती है। स्टैंडर्ड 5 गुना 5 लाइक्लीहुड गुना इम्पैक्ट ग्रिड यूज होता है। अपर राइट वाले सेल्स हाई लाइक्लीहुड जोड़ हाई इम्पैक्ट अनएक्सेप्टेबल होते हैं। मिटिगेट या ट्रांसफर लोअर लेफ्ट वाले सेल्स लो लाइक्लीहुड जोड़ लो इम्पैक्ट मॉनिटर या एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। रिस्क रजिस्टर के 4 रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स R1 वेंडर ब्रीच से कस्टमर P एक्सपोज 3 times 5 equals 15 मिटिगेट R2 स्पेयर फिशिंग से वायर फ्रॉड 4 times 3 equals 12 मिटिगेट R3 पैच केडेंस मिस होने से CVE वल्नरेबिलिटी 4 times 2 equals 8 मिटिगेट R4 AWS अपनी सर्विस डिसकंटिन्यू कर दे 1 times 5 equals 5 एक्सेप्ट डिसीजन रूल। हाई इम्पैक्ट लेकिन लो प्रोबेबिलिटी वाले इवेंट्स को अक्सर एक्सेप्ट कर लिया जाता है क्योंकि उन्हें मिटिगेट करना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस लो प्रोबेबिलिटी टेल रिस्क को इंश्योरेंस या मल्टी क्लाउड स्ट्रैटेजी से ट्रांसफर कर देते हैं। याद रखिए, रेजिडुअल रिस्क हमेशा रहती है, जीरो रिस्क आउटकम पॉसिबल नहीं है। रिस्क असेसमेंट को प्रोडक्ट क्वालिटी की तरह ट्रीट करना चाहिए, कंटिन्यूअस, लाइफ साइकिल अवेयर और इवेंट ड्रिवन। एक बार असेसमेंट करके छोड़ देना गलत है। कंटिन्यूअस असेसमेंट लूप, आइडेंटिफाई, एसेस, मिटिगेट, मॉनिटर, री-एसेस। 4 इवेंट ड्रिवन ट्रिगर्स, सिक्योरिटी गैप फाउंड, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, रेड टीम एक्सरसाइज या ऑडिट में कुछ निकला, तुरंत अफेक्टेड एसेट को रीस्कोर करो और रेमीडिएशन शुरू करो। न्यू कंट्रोल या वेंडर ऑनबोर्ड, नया कंट्रोल इंप्लीमेंट किया, पुराना कंट्रोल हटाया या नया थर्ड पार्टी वेंडर ऑनबोर्ड किया। डिस्क्रीट असेसमेंट इवेंट मानो नया वेंडर कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही रिस्क आ जाता है। बिजनेस या थ्रेट लैंडस्केप चेंज, नया मैलवेयर फैमिली आया, नया रेगुलेशन आया जो पी को रीडिफाइन करता है, या नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, थ्रेट मॉडल रीसेट हो जाता है। शेड्यूल्ड साइक्लिक रीअसेसमेंट, क्वार्टरली या एनुअल साइकिल जरूर रखो, बिना किसी डिस्क्रीट ट्रिगर के भी स्लो ड्रिफ्ट को पकड़ने के लिए। एसेट लाइफ साइकिल के हर फेज में एसेस करो। फेज 1 एक्विजिशन, अपनाते समय इनिशियल रिस्क प्रोफाइल। फेज 2 ऑनबोर्डिंग, कंट्रोल्स कॉन्फ़िगर करते समय। फेज 3 ऑपरेशन, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग जोड़ साइक्लिक रीएसेस। फेज 4 चेंज, नया कंट्रोल या वेंडर आने पर। फेज 5 रिटायरमेंट, डेटा सैनिटाइजेशन जोड़ ट्रांजिशन रिस्क। हर रिस्क असेसमेंट की नींव CIA ट्रायड पर टिकी होती है। हर एसेट को इन 3 प्रॉपर्टीज पर स्कोर करना जरूरी है। सी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंफॉर्मेशन सिर्फ ऑथराइज्ड लोगों को ही एक्सेसिबल हो। कंट्रोल्स, एन्क्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल, NDA, आई इंटीग्रिटी, इंफॉर्मेशन एक्यूरेट और अनऑल्टर्ड रहे। कंट्रोल्स, हैशिंग, चेकसम्स, वर्कफ्लो अप्रूवल्स, ऑडिट ट्रेल्स। अवेलेबिलिटी, सिस्टम्स और डेटा जरूरत पड़ने पर अवेलेबल हो। कंट्रोल्स, रिडंडेंसी, डिजास्टर रिकवरी, RTO, RPO, कैपेसिटी प्लानिंग। 3 कंट्रोल डोमेन्स, रोबस्ट असेसमेंट में तीनों इक्वल डेप्थ में कवर होने चाहिए। फिजिकल और एनवायरमेंटल कंट्रोल्स, बैज एक्सेस, सर्वर रूम CCTV, एनवायरमेंटल सेंसर्स, बैकअप पावर, हार्डवेयर का सिक्योर डिस्पोजल। अक्सर प्योर टेक्निकल असेसमेंट्स में इग्नोर हो जाते हैं, लेकिन बहुत डेंजरस हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट कंट्रोल, सिक्योरिटी पॉलिसीज, स्टैंडर्ड्स, अवेयरनेस ट्रेनिंग, वेंडर ड्यू डिलिजेंस, गवर्नेंस, हायरिंग, टर्मिनेशन कंट्रोल्स। ये पीपल और प्रोसेस का ग्लू है जो टेक्निकल कंट्रोल्स को एक्चुअल प्रोग्राम बनाता है। टेक्निकल कंट्रोल्स, फायरवॉल्स, IDS, IPS, EDR, MFA, एन्क्रिप्शन, एट रेस्ट और इन ट्रांजिट, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, सीम। इंजीनियर्स को सबसे ज्यादा दिखते हैं, इसलिए अक्सर सिर्फ इन्हीं पर ज्यादा फोकस हो जाता है। वेंडर अश्योरेंस पॉलिसी, इंटरनल पॉलिसीज में क्लियरली लिखो कि हर थर्ड पार्टी वेंडर के पास SOC 2 होना चाहिए और सिक्योरिटी रेटिंग 850 से ऊपर होना चाहिए। कंटिन्यूअसली री-वेरीफाई भी करते रहो। सच बात यह है कि ज्यादातर सिक्योरिटी टीम्स के पास मेथडोलॉजी की कमी नहीं होती। समस्या होती है टाइम, स्केल और एक सिंगल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड की। 4 सबसे कॉमन ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल 1, कोई सिंगल एक्सेप्टेड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं है। ISO 27001 और NIST SP 800-26 जनरल है। वो डिटेल्ड हाउ टू कंडक्ट रिस्क असेसमेंट नहीं बताते। टीम्स को समझ नहीं आता कहां से शुरू करें। ऑब्स्टिकल 2, इन-डेप्थ असेसमेंट के लिए टाइम नहीं मिलता। ऑर्गेनाइजेशन बढ़ने के साथ नए थ्रेट्स, प्रोसेसेस, पर्सनल और वेंडर्स आते जाते हैं, काम और मुश्किल होता जाता है। ऑब्स्टिकल 3, आउटसोर्सिंग स्केल पर बहुत महंगा पड़ जाता है।
बहुत सी कंपनीज एक्सटर्नल वेंडर्स को रिस्क मैनेजमेंट आउटसोर्स कर देती है, लेकिन थर्ड पार्टी वेंडर्स की संख्या बढ़ने पर कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है और की डिसीजंस के लिए दूसरों पर डिपेंडेंसी बन जाती है। ऑब्स्टिकल 4, थर्ड और फोर्थ पार्टीज पर बढ़ती हुई रिलायंस। आउटसोर्सिंग बढ़ने से अटैक सरफेस बहुत बढ़ जाता है। सॉल्यूशन, स्केलिंग मैकेनिज्म, मेथोडोलॉजी को इनसोर्स करो, इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप बनाओ और मॉनिटरिंग को ऑटोमेट करो। साइबर सिक्योरिटी रेटिंग्स टूल्स का इस्तेमाल करो। ये टूल्स फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पार्टी सिक्योरिटी पोस्चर को ऑटोमेटिकली मॉनिटर करते हैं, हाई रिस्क हाई इंपैक्ट फिक्सेस पर फोकस करने में हेल्प करते हैं। एक व्यक्ति बहुत सारे वेंडर्स मैनेज कर सकता है। वेंडर रिस्क असेसमेंट क्वेश्चनेयर्स और लीक्ड क्रेडेंशियल्स मॉनिटरिंग भी देते हैं। अंत में रिकमेंडेशन बहुत क्लियर है। हाइब्रिड मेथोडोलॉजी अपनाओ। ये दोनों मेथड्स के स्ट्रेंथ्स लेती है और उनके ब्लाइंड स्पॉट्स को कम करती है। मूव 0 क्वालिटेटिव यूज करो जब अवेयरनेस बनानी हो या इंटेंजिबल एसेट्स, रेप्यूटेशन, गुडविल की बात हो जहां डॉलर वैल्यू निकालना मुश्किल हो। क्रॉस फंक्शनल स्टेक होल्डर्स को व्हाट इफ सिनेरियो से ले जाओ। सिवेरिटी रेटिंग्स को शेयर्ड रिस्क रजिस्टर में डालो। ओनर CISO केडेंस क्वार्टरली इनपुट CISO जोड़ इट ऑप्स जोड़ HR मूव 0 क्वांटिटेटिव यूज करो जब कॉस्ट बेनिफिट कॉन्वर्सेशन हो, कहां इन्वेस्ट करना है और कहां डिफर करना है। एसेट वैल्यू, थ्रेट फ्रीक्वेंसी और सेफगार्ड इफेक्टिवनेस को क्वांटिफाई करो। सीनियर मैनेजमेंट को मॉनिटरी और प्रोबेबिलिटी में रिजल्ट्स दो। ओनर रिस्क कमिटी केडेंस एनुअल रिव्यू इनपुट सिक्योरिटी रेटिंग्स टूल मूव 0 ऑपरेशनलाइज करो। दोनों मेथड्स को कंटिन्यूअस असेसमेंट लूप में डालो। याद रखो, हर मिसकॉन्फ़िगर्ड कंट्रोल रिस्क बढ़ाता है और हर नया वेंडर कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही रिस्क आ जाता है। सिक्योरिटी को ओवरऑल प्रोडक्ट सर्विस क्वालिटी का हिस्सा बनाओ। हर रिस्क के लिए क्लियरली डॉक्यूमेंट करो, एक्सेप्ट, ट्रांसफर, मिटिगेट, अवॉइड। यही बेस्ट इन क्लास अप्रोच है। अंत में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और स्टैंडर्ड्स जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। स्टैंडर्ड्स और फ्रेमवर्क्स। ISO 27001 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। जनरल फ्रेमवर्क। NIST SP 800-26 सिक्योरिटी सेल्फ असेसमेंट गाइड कंट्रोल कैटलॉग के रूप में यूजफुल। SOC 2 वेंडर के लिए मैंडेटरी जोड़ सिक्योरिटी रेटिंग 850 से ऊपर। CIA ट्रायड कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट ग्लॉसरी। ALE एनुअलाइज्ड लॉस एक्सपेक्टेंसी इक्वल्स एसेट वैल्यू गुना एक्सपोजर फैक्टर गुना एरो इनहेरेंट रिस्क इक्वल्स कंट्रोल्स लगाने से पहले का रिस्क। रेजिडुअल रिस्क इक्वल्स कंट्रोल्स लगाने के बाद बचा हुआ रिस्क। लाइक्लीहुड गुना इम्पैक्ट हीट मैप इक्वल्स 5 गुना 5 ग्रिड। CVE equals publicly disclosed software vulnerability. P5 equals personally identifiable, protected health information. Spear phishing equals targeted phishing attack. 4 risk treatment options. Avoid risk source को ही eliminate कर 2 mitigate controls लगाकर likelihood या impact कम करो। Transfer insurance या vendor के माध्यम से shift करो। Accept acknowledge करके document कर लो, residual risk रहेगी। ये सारी चीजें याद रखिए। Thank you so much for watching. अगर कोई डाउट हो या कोई टॉपिक और डिटेल में चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर।